हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल #StudyWithStar 2021। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 14 एग्जाम्पल्स कंप्लीट कर लिए थे बिफोर द एक्सरसाइज 3.2 और हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा मैथ्स ग्रुप्स एंड रिंग्स। आज हम करेंगे 15 से लेके एंड 27 तक के एग्जाम्पल्स। सिर्फ 27 ही हैं इसके, तो हाफ हमने उसमें किए थे, हाफ अब हम कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर के अंदर और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज, क्योंकि थ्योरम्स हम कर चुके हैं इससे भी पहले वाले लेक्चर में। इससे पहले वाले से भी जो पहले वाला था ना, उसमें हमने थ्योरम्स की थी। तो देखो 15th एग्जाम्पल, शो दैट द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। देखो इसने क्या कहा कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स यानी ऑटोमॉर्फिज्म्स का सेट है जो वो ग्रुप बना रहा है। इस चीज़ से तो हमें ये पता चला ऑफ ए फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, और जो वो ग्रुप है ना वो कैसा है, फाइनाइट है प्लस साइक्लिक है, यानी किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा है। आपको ये प्रूव करना है कि जो वो ऑटोमॉर्फिज्म्स का ग्रुप बनाना वो एबिलियन है, ये आपको प्रूव करना है। अब देखिए, लेट करके चलो जी इज जनरेटेड बाय ए। इसने क्यों लिखा, क्योंकि इसने दिया था जो ग्रुप है ना वो क्या है, साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक मतलब किसी सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है। हमने वो मान लिया वो जो एलिमेंट है ना वो ए है, यानी जी जो है वो ए से जनरेट हो रहा है। बी अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप एंड लेट ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी बी द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑफ जी, यानी ये हमने सेट मान लिया ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स सच दैट किस टाइप से। अब ऑटोमॉर्फिज्म किसने डेफिनेशन दे दी, ये तो हमें पता ही है क्या होता है ऑटोमॉर्फिज्म। एक होमोमॉर्फिज्म भी हो, वन वन भी हो, ऑन टू भी हो और खुद से खुद पे डिफाइंड हो। तो वही इसने कहा एफ ऐसे फंक्शन जो खुद से खुद पे डिफाइंड है, वन वन है, ऑन टू है और होमोमॉर्फिज्म है। ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी ग्रुप की, ठीक है ना। उसमें जितने भी फंक्शंस हैं उन सबकी ये प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आपको प्रूव क्या करना है, देखो पहले ये देखते हैं। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये ग्रुप है ना ऑटोमॉर्फिज्म्स का, जो ये ग्रुप है इसको आपने एबिलियन दिखाना है। मतलब इसमें से कोई दो एलिमेंट लिया आपने एफ और जी, आपको ये दिखाना है कि एफ जी इज इक्वल टू जी एफ, ये दिखाना है। अब देखो एफ ऑफ ए क्या होगा, ए रेस टू द पावर एम होगा। क्यों होगा एफ ऑफ ए इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम, क्योंकि जो एफ फंक्शन है ना वो जी से जी पे डिफाइंड है। जो एफ फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, जी से जी पे डिफाइंड है। क्यों, एफ लिया आपने ऑटोमॉर्फिज्म से, और ऑटोमॉर्फिज्म में ऐसे फंक्शंस हैं जो जी से जी पे डिफाइंड है, यानी एफ जी से जी पे डिफाइंड है और जी हमने कहा ए से जनरेट होता है, यानी इसमें भी सारे एलिमेंट्स ए की पावर्स में हैं, इसमें भी सारे एलिमेंट्स ए के पावर्स में हैं। यानी एफ ऑफ ए निकालोगे ना, एफ ऑफ ए इसका एलिमेंट आएगा और इसके एलिमेंट सारे क्या हैं, ए की पावर्स में हैं। सो एफ ऑफ ए इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम। आई होप यू अंडरस्टूड। उसी टाइप से जी भी एक ऑटोमॉर्फिज्म है। सो जी ऑफ ए विल बी इक्वल टू ए रेस टू द पावर एन के इक्वल हो जाएगा, है ना। ये कोई एम के, ये किसी एन के, जहाँ पे एम और एन दोनों नेचुरल नंबर्स हैं। अब देखो ये दोनों फंक्शंस हैं, तो आपको इनको इक्वल प्रूव करने के लिए आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि किसी एक एलिमेंट ए के ऊपर जब आप एफ जी लगाओ या जी एफ लगाओ तो वो सेम आते हैं, तो जो वो फंक्शन है वो इक्वल हो जाएंगे। अब देखो एफ जी ए क्या होगा, अब हमने बताया था आपको कि दो फंक्शंस हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन है, आपने किसी एक एलिमेंट पे लगानी है। तो क्या कर सकते हैं हम कि पहले वाले को साइड में रखो, पहले हम दूसरे वाला लगाते हैं। सो एफ ऑफ जी ऑफ ए, लेकिन जी ऑफ ए की वैल्यू क्या है, ए रेस टू द पावर एन है। सो एफ ऑफ ए रेस टू द पावर एन। अब किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर एफ लगा रहे हो तो उसकी पावर एम आ रही है ना। सो ए रेस टू द पावर एन के ऊपर एफ लगा रहे हो तो ए रेस टू द पावर एन की पावर एम आ जाएगी, यानी ए रेस टू द पावर एन एम आ जाएगी। अब इसी को बिल्कुल उल्टा कर लो, लेकिन जहाँ एन है वहाँ एम करना, यानी इसको रिपीट करो। इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ए रेस टू द पावर एम की पावर एन लिखोगे, इज इक्वल टू ए रेस टू द पावर एम की पावर एन लिखोगे। अब किसी भी एलिमेंट की पावर एन वो क्या बन रहा है, जी ऑफ ए रेस टू द पावर एम, यानी यहाँ पे एक और स्टेप आप ऐड कर सकते हो, ये वाला, ठीक है। देखो इन्होंने ये लिखा ना ए रेस टू द पावर एम की पावर एन, तो डायरेक्टली ये लिखने के बजाय आप ये लिख सकते हो कि ये किसके इक्वल होगा। अब किसी की भी पावर एन है, इसका मतलब जी ऑफ उस एलिमेंट का, ठीक है। सो जी ऑफ ए रेस टू द पावर एम क्या होगा, ए रेस टू द पावर एम के पावर एन होगा ना, क्योंकि हमने डिफाइन इस टाइप से किया। अब ए रेस टू द पावर एम क्या है, एफ ऑफ ए है। सो जी ऑफ एफ ऑफ ए, जी ऑफ एफ ऑफ ए, ठीक है। अब वही है कि आप पहले जी को अलग रख रहे हो और पहले एफ लगा रहे हो, तो अगर आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो तो इसको इस टाइप से लिख सकते हो ना, यानी अलग अलग कर रखें तो आप इनको इकट्ठा कर सकते हो। यानी क्या आ जाएगा, जी इंटू एफ किस पे लग रहे हैं, किसी ए एलिमेंट के ऊपर।
अब ये चीज़ इसके इक्वल आ गई, ये चीज़ इसके इक्वल आ गई, तो ए पे जब आप इसको लगा रहे हो या इसको लगा रहे हो, दोनों सेम आ रहे हैं, सो एफ जी इज इक्वल टू जी एफ। तो ये कैसा है? एबेलियन ग्रुप। आगे है थ्योरम, ये हमने कर चुके हैं पहले। 16 देखिए, अगर चीज़ साइक्लिक ग्रुप है 12 ऑर्डर का, तो आपको ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी निकालना है। देखो ध्यान से देखना क्या कहना चाहता है और क्या पूछना चाहता है। ये पूछना चाहता है, जीस ने दे दिया एक साइक्लिक ग्रुप है और उसका ऑर्डर है 12 उसका ऑर्डर है, मतलब क्या है? उसमें 12 एलिमेंट हैं और सारे के सारे एक ही पावर्स में है। बिल्कुल अच्छे से हमें समझ आया ना। और जो लास्ट पावर है वो आइडेंटिटी के इक्वल होती है, क्योंकि उसका ऑर्डर कितना है? 12 है। सो एक ही जो ग्रुप का ऑर्डर है वही तो उसके जनरेटर का ऑर्डर होता है। अब ग्रुप का ऑर्डर का जो ग्रुप का ऑर्डर 12 है, इसका मतलब क्या है? उस ग्रुप में 12 एलिमेंट्स हैं। जनरेटर का ऑर्डर 12 है, यानी ए का ऑर्डर 12 है, इसका मतलब क्या है? ए की पावर 12 आइडेंटिटी है। यानी हमारा ग्रुप क्या बन गया? ए रेज टू द पावर 1 से लेके ए रेज टू द पावर 12 तक, जहाँ पे ए रेज टू द पावर 12 क्या है? आइडेंटिटी है, क्योंकि ए का ऑर्डर भी 12 है। ठीक है, अब देखो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 12 आ गया, क्योंकि ये तो था ही हमारे पास। अब देखो, जैसा कि जी एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 12 का, हाँ दिया हुआ है इन्होंने, तो जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का ऑर्डर होगा ना, वो फाई एन के बराबर होगा, जहाँ फाई एन एक आइलर फंक्शन है। आपने की थी ना ये थ्योरम, इससे पहले वाले लेक्चर में की थी। देखिए 15th एग्जाम्पल के बाद थ्योरम थी ये, कि जो ऑर्डर होता है ना ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स का, वो फाई एन होता है। यानी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का ऑर्डर निकालोगे तो फाई एन आएगा, जहाँ पे एन क्या होगा? यहाँ पे 12 होगा। और फाई ऑफ एन आप जानते हो क्या होता है? देखो, जो पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 12 एंड रिलेटिवली प्राइम टू 12, हमें आता है ना निकालना, जो 12 से कम हो और 12 की क्या हो? को प्राइम हो, यानी 12 में और उसमें कुछ कॉमन ना हो। 1 इंक्लूड होता है हमेशा। सो 1, 5, 7 एंड 11 ये आ गए। इसका मतलब क्या है? ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में सिर्फ 4 ही एलिमेंट है, क्योंकि फाई एन क्या है? 4 है। फाई ऑफ 12 4 होता है, और वो 4 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? 1, 5, 7, 11। सो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में कितने फंक्शंस होंगे? 4 होंगे, F1, F5, F7, F11, वेयर Fmx इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर m होगा। यानी F1 अगर किसी x पर लगाओगे तो x की पावर 1 आंसर आएगा, F5x लगाओगे तो x की पावर 5 आएगा, F7 लगाओगे तो x की पावर 7 आएगा, एंड F11x निकालोगे तो x की पावर क्या आएगा? 11 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हमारा क्या बन गया? ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप बन गया, जहाँ पे सारे x जी में से हैं और m1, 2, 7 एंड 11 है। बिल्कुल इजी था ना ये, कि जो ऑर्डर होता है ना, क्या होता है? फाई एन होता है। फाई एन इज इक्वल टू फाई ऑफ 12 4 है, और 4 कौन कौन से हैं? 1, 5, 7, 9, 11। तो सिर्फ आपसे ये पूछा जाए कि कितने एलिमेंट्स हैं, तो हम 4 बोल देते हैं, क्योंकि फाई ऑफ 12 4 है। लेकिन इसने बोला फाइंड ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, यानी आपको पूरा ग्रुप निकालना है। इसका मतलब हमने क्या निकालना पड़ेगा? यानी F1, F5, F7, F11 ये हमने निकाल दिया। 17th क्वेश्चन में इसने कहा है, अगर जी कोई साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर 4 का, तो ये शो करो कि जो ऑटोमॉर्फिज्म का ग्रुप है ना, उसका ऑर्डर 2 होगा। अब वही बात यहाँ पे है, कहीं भी किसी भी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का आपने क्या निकालना है? अगर ऑर्डर निकालना है या एलिमेंट्स निकालने हैं, फाई एन का यूज़ होगा वहाँ पे। फाई एन की जो वैल्यू आएगी ना, वो तो हमेशा उसका ऑर्डर होता है। और अगर आपसे एलिमेंट्स पूछे हैं, तो जैसे मान लो, अभी इसमें बताती हूँ आपको। देखो ये जी है, ए से जनरेट हो रहा है, और जैसा कि जी का ऑर्डर 4 है, यानी जी में 4 एलिमेंट है। और अगर जो साइक्लिक ग्रुप है उसका ऑर्डर 4 है, तो उसके जनरेटर का ऑर्डर भी 4 होगा, यानी ए रेज टू द पावर m आइडेंटिटी के इक्वल होगा। अब जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी उसका ऑर्डर क्या होता है? फाई एन होता है। अब फाई एन क्या है? 4। फाई ऑफ 4 क्या होता है? 1 एंड 3। फाई एन होता है, फाई ऑफ 4 होता है 2, और वो कौन कौन से होते हैं? दोनों 1 होता है और एक 3 होता है। सो अगर आपको उसका ऑर्डर पूछा जाए तो उसका ऑर्डर 2 है, हाँ इसका ऑर्डर 2 है, और एलिमेंट्स निकालने हो तो ये 1 यानी F1 और 3 से बनेगा F3। सो ये इसके हो गई एलिमेंट्स, जहाँ पे हर Fmx एक्स रेज टू द पावर m के इक्वल होता है। ये हमें पता है, आपको यही लिखना है हर क्वेश्चन के अंदर। 18th देखो, 18th में इसने ये कहा इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अभी तक क्या आ रही थी? फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था, यानी साइक्लिक ग्रुप था 4 ऑर्डर का, यानी फाइनाइट एलिमेंट्स थे ना, तो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था। इससे पीछे वाले में क्या था? 12 ऑर्डर था, यानी उसमें भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप था। लेकिन इसमें क्या कह दिया इसने? इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। अब आपको करना क्या है? शो करना है कि जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का ऑर्डर है ना, वो 2 होगा।
यानी आपको ये प्रूव करना है कि जो ऑटोमॉर्फिज्म है उसका ऑर्डर 2 है। तो इसके लिए हम ये प्रूव करेंगे कि जो इसका ऑर्डर है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। फिर हम प्रूव करेंगे कि जो इसका ऑर्डर है ना वो लेस देन इक्वल टू 2 है। तो इन दोनों का यूज़ करके फिर हम कह देंगे कि इक्वल टू 2 है। ठीक है, पहले ये प्रूव करते हैं और फिर ये प्रूव करेंगे। सॉरी, पहले सेकंड वाला प्रूव करते हैं। पहले ये दिखाएंगे कि जो इसका ऑर्डर है ना वो लेस देन इक्वल टू 2 है, और फिर ये दिखाएंगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, और लास्ट में इन दोनों का यूज़ करके फिर दिखा देंगे कि इक्वल है। तो देखो इसको लेस देन कैसे दिखाओगे। सबसे पहली बात तो जी साइक्लिक ग्रुप तो है, तो ए से जनरेट हो रहा है। अब ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में से आप कोई भी टी उठाओगे तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म भी है, 1-1 भी है, ऑटो भी है, और खुद से खुद पे डिफाइंड है। तो टी क्या होगी, ऑटोमॉर्फिज्म होगी, तो ऑटो भी होगा ना। देखो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना। अब ऑटो का मतलब क्या है, आपको पता है कि इसमें से आप कोई भी एलिमेंट लेके चलो, उसमें उसके लिए इसमें भी कोई एलिमेंट ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा कि आप उस पर वो फंक्शन लगाओगे ना तो वो उसके इक्वल आ जाएगा। यानी किसी x बिलोंग्स टू g के लिए कोई y बिलोंग्स टू g एग्जिस्ट करेगा कि t ऑफ y x के इक्वल हो जाएगा, t ऑफ y x के इक्वल हो जाएगा। एंड y होगा किस में से, g में से होगा। लेकिन एक बात बताओ, y g में से है और g तो a से जनरेट हो रहा है, तो y तो a की पावर में लिखा जाएगा ना। सो y इक्वल टू a रेज़ टू द पावर n। अब x इज इक्वल टू टी वाई है ये इस इक्वेशन से, लेकिन y की इक्वेशन हमने y की वैल्यू हमने निकाली a रेज़ टू द पावर m। सो x इक्वल टू टी वाई एंड y की जगह हमने रखा a रेज़ टू द पावर m हमने रख दिया। तो t लगाओगे a रेज़ टू द पावर m के ऊपर, तो ये आपको रिजल्ट पता है कि t क्या थी। देखो ध्यान से, ऊपर ऑटोमॉर्फिज्म थी, लेकिन ऑटोमॉर्फिज्म है तो होमोमॉर्फिज्म भी तो है ना। और होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है कि पावर एलिमेंट की हो या फिर पूरे टी ऑफ ए की हो, वो दोनों इक्वल आते हैं। सो टी ऑफ ए रेज़ टू द पावर m विल बी इक्वल टू टी ए की होल पावर m। इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से देखना, x हमने एलिमेंट लिया था g का, और वो टी ए की पावर्स में लिखा जा रहा है, यानी टी ए क्या है, g का जनरेटर ही तो हुआ है ना। बट लेकिन इसके जनरेटर जो है वो हमेशा ही 2 हो सकते हैं, एक तो a जो हमने लिया था और दूसरा हो सकता है a इनवर्स। ये तो रिजल्ट किया था हमने, आपको ध्यान हो, हमने पढ़ा था ये कि कोई भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ना, उसके 2 ही जनरेटर हो सकते हैं, एक तो a और एक उसी a का इन्वर्स। लेकिन ये क्या कह रहा है कि टी ए भी जनरेटर है, यानी टी ए या तो a के इक्वल होना चाहिए या टी ए इन्वर्स के इक्वल होना चाहिए। आइदर दिस इज इक्वल टू a और दिस इक्वल टू a इन्वर्स। यानी इसके पास सिर्फ 2 ही चॉइस हैं, यानी इसका जो ऑर्डर है ना वो लेस देन इक्वल टू 2 होगा। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेस देन इक्वल टू 2। क्यों? क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 ही चॉइस हैं। ठीक है, या तो वो इसके इक्वल हो सकता है या वो इसके इक्वल हो सकता है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 2 ही हो सकता है, उससे ज़्यादा तो इसके पास चॉइस ही नहीं है, यानी 2 या 2 से कम, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। अब देखो आपने ये यहाँ हो गया ना। अब दूसरा पार्ट हम क्या प्रूव करेंगे कि जो ऑर्डर है ना ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी का वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। देखो टी आपने जी से जी पे एक मैपिंग डिफाइन कर दी सच दैट टी एक्स इक्वल टू एक्स इनवर्स। अब ऑब्वियसली टी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में तो बिलोंग करेगी ही करेगी। ऐसा इसने क्यों कहा? क्योंकि टी देखो आपने कैसे डिफाइन किया है, टी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये होमोमॉर्फिज्म भी हो जाएगा, 1-1 भी हो जाएगा, ऑटो भी हो जाएगा, और खुद से तो खुद पर डिफाइंड ये है ही है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हो कि एज टी इज एन ऑटोमॉर्फिज्म सो टी बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, क्योंकि ये क्या है, सारी ऑटोमॉर्फिज्म्स का सेट ही तो होता है ना। अब हमने जी का कोई एलिमेंट ले लिया एक्स। अब अगर ये टी के पास 2 चॉइसेस हो सकती हैं, या तो आइडेंटिटी के इक्वल है या फिर आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, यही तो हो सकता है। अगर टी आइडेंटिटी के इक्वल है तो आप टी एक्स निकालोगे तो एक्स आएगा। क्यों? क्योंकि टी इक्वल टू आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी जब हम किसी भी एलिमेंट पर लगाते हैं वही एलिमेंट एज इट इज आ जाता है। अब टी एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स इनवर्स थी, एक्स इनवर्स है ना, सो एक्स इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया? एक्स आ गया। सिमिलरली ए इनवर्स इक्वल टू ए आ गया। जैसे एक्स आया, एक्स इनवर्स एक्स के इक्वल आया, वैसे हम ए इनवर्स को भी तो एक इक्वल लिख सकते हैं ना। अब ए इनवर्स इक्वल टू ए है, दोनों साइड ना आप ए से प्री मल्टीप्लाई कर दो या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, दोनों से आंसर सेम आएगा। यहाँ तो आइडेंटिटी बन जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर बन जाएगा, यानी ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाएगा। अब ए की पावर 2 आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है, इसका मतलब इसका जो ऑर्डर है ना वो 2 या 2 से कम है। ये चीज़ हमने पढ़ी हुई है ना कि किसी भी एलिमेंट की कोई पावर आइडेंटिटी के इक्वल आ रही है
तो उस एलिमेंट का ऑर्डर लेस देन इक्वल टू होगा उस पावर के। सो ऑर्डर ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू 2। अब किसी फाइनाइट वैल्यू से कम है तो इसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट ही तो है। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, इसने क्या दिया हुआ है कि जी का ऑर्डर इनफाइनाइट है और ए जी का जनरेटर है, तो जो ग्रुप का ऑर्डर होता है वही तो उसके जनरेटर का ऑर्डर होता है, यानी ए का ऑर्डर भी इनफाइनाइट है। लेकिन यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है कि इसका जो ऑर्डर है वो फाइनाइट है। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, कब आई, जब हमने टी को आइडेंटिटी के इक्वल माना, यानी टी आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है। एंड सो जी हैज़ एट लीस्ट 2 ऑटोमॉर्फिज्म्स। देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, बहुत सारे ऑटोमॉर्फिज्म्स आते हैं, सॉरी। अब हमने क्या प्रूव कर दिया कि मैंने टी को आर्बिट्रेरी उठाया था और वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, यानी ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है और टी एग्जिस्ट करता है जो आइडेंटिटी से अलग है, यानी 2 तो है ही है ना, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं ये हमें पता नहीं, लेकिन 2 तो है ही है। सो जो इसका ऑर्डर है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। 2 भी हो सकता है, 2 से बड़ा भी हो सकता है, समझ आया ना। अब दोनों इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू वाली भी, ग्रेटर देन इक्वल टू वाली भी, दोनों हमने प्रूव कर दी। दोनों से क्या आ गया कि इसका इक्वल टू 2 है इसका ऑर्डर। 19th क्वेश्चन देखो, जो ये 19th एग्जाम्पल है ना, ये एग्जैक्टली वो थ्योरम है जो हमने इससे पीछे वाले लेक्चर में डिस्कस की थी। ये वाली 3.12 थ्योरम हमने की थी और ये वाली थ्योरम 3.12 थ्योरम। सो ये वाली थ्योरम थी ना वो, और आगे था इसमें ये, और यहाँ तक वो थ्योरम है, बिल्कुल वही चीज़ है। देखो इसमें इसने क्या प्रूव किया कि जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी है ना उसका ऑर्डर फाई एन है, उसमें भी आपको यही प्रूव करना है। उसमें ये कह दिया इसने कि उसका ऑर्डर देखो एफ ऑफ ए इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर एम बोला, और एम और एन की जीसीडी 1 है। एम तो ये पावर है, एन क्या है, ऑर्डर है किसका, ग्रुप जी का। सो बिल्कुल यही थ्योरम है, वही वो जो एग्जांपल है। सो अब मैं इसमें इस लेक्चर में भी ये करवा देते, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा लेक्चर, ये हमने काफ़ी अच्छे से समझा था। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इससे पीछे वाला लेक्चर देख लें। पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बीच में थ्योरम्स हैं, एग्जाम्पल 20 पे आते हैं। देखो एफ इसने जी से जी पे डिफाइन की ऑटोमॉर्फिज्म सच दैट एफ ऑफ ए रेज़ टू द पावर एम के इक्वल है। आपको ये शो करना है कि ए रेज़ टू द पावर एन माइनस 1 जेड जी को बिलोंग करता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। यानी अगर फंक्शन एफ ए पे लगा रहे हो, ए रेज़ टू द पावर एन के इक्वल आ रहा है, तो आपको ये शो करना है कि जो ए की जो एक कम पावर है, इससे एक कम पावर है ना जो, वो सेंटर में बिलोंग करेगी हमेशा। अब कोई भी एलिमेंट है वो सेंटर में कब जाता है, अगर वो जी के हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करे। यानी x अगर हम जी का कोई एलिमेंट मान लेते हैं तो आपको ये प्रूफ करना है कि ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स इक्वल टू एक्स इंटू ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। यानी ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1 की और x की आगे पीछे कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, आंसर हमेशा ही सेम आएगा। आपको ये प्रूव करना है। तो देखो उससे पहले हम एक चीज़ करेंगे। सबसे पहले एफ ऑफ ए रेज़ टू द पावर माइनस एन इंटू एक्स इंटू ए रेज़ टू द पावर एन, इस चीज़ को आपको किसके इक्वल दिखाना है, एफ ऑफ ए इनवर्स एक्स ए, इसके इक्वल दिखाना है। क्योंकि ये दोनों इक्वल दिखाओगे ना आप, तो ही आपका जो हमारा जो आंसर है ना वो आएगा। सो आपको क्या दिखाना है कि एफ ऑफ ए रेज़ टू द पावर एन इंटू एक्स इंटू ए रेज़ टू द पावर एन किसके इक्वल है, ए रेज़ टू द पावर माइनस 1 एक्स इंटू ए रेज़ टू द पावर 1। देखो कैसे करेंगे, अब फंक्शन किसी के ऊपर भी लगाओ उसकी पावर n हो जाती है। अब किसी की पावर n का मतलब क्या है, वो n टाइम्स मल्टीप्लाई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी का यहाँ यूज़ करेंगे कि इसको और इसको कंबाइन कर लिया। ऐसे ही जैसे देखो ये हो गया, x हो गया, इसको और इसको हमने कंबाइन कर लिया, x एज इट इज़ है। फिर इसको और उसके पहले वाले को कंबाइन कर लेंगे, फिर बीच वाला x एज इट इज़ है एंड सो ऑन। क्या आपको नहीं लगता ये आइडेंटिटी हो जाएगा, ये भी आइडेंटिटी हो जाएगा एंड सो ऑन। बचेगा क्या, एक तो a की पावर माइनस एन बचेगा, एक a की पावर प्लस एन बचेगा, और x कितनी टाइम्स बचेगा, n टाइम्स। तो इसका आंसर क्या आएगा, a रेज़ टू द पावर माइनस एन इंटू एक्स रेज़ टू द पावर n और a रेज़ टू द पावर n। ये चीज़ हुई। अब लेकिन एफ ऑफ ए इनवर्स निकालोगे आप, तो वो ए रेज़ टू द पावर माइनस एन ही तो आएगा ना। किसी के ऊपर भी एफ लगा रहे हो तो उसकी पावर चढ़ जाती है एन। सो एफ ऑफ ए इनवर्स विल बी इक्वल टू ए रेज़ टू द पावर माइनस एन। ऐसे ही एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एक्स की पावर एन होगा।
एफ ऑफ ए क्या होगा, ए की पावर एन होगा। तो इसकी जगह मैंने ये लिखा, इसकी जगह ये लिखा, इसकी जगह मैंने ये लिखा। अब इनको कंबाइन कर सकते हैं क्योंकि एफ एक ऑटोमॉर्फिज्म है, और ऑटोमॉर्फिज्म है यानी होमोमॉर्फिज्म तो है ही है। तो इसका मतलब एफ ऑफ ए इनवर्स एक्स है। प्रूव कर दिया हमने कि एफ ऑफ ए रेज टू द पावर माइनस एन एक्स ए रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए इनवर्स एक्स इंटू ए। अब जैसा कि एफ क्या है, एक ऑटोमॉर्फिज्म है और दो फंक्शंस की वैल्यू सेम आ रही है तो एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये और ये इक्वल होने चाहिए। अब देखो क्या करेंगे हम, ए रेज टू द पावर एन से करेंगे दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई, और ए रेज टू द पावर -1 से करेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई। ए रेज टू द पावर ए रेज टू द पावर एन, ए रेज टू द पावर एन पीछे आएगा, ए रेज टू द पावर -1, ए रेज टू द पावर -1। अब देखो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी हो जाएगा, तो सिर्फ x बचा, ए रेज टू द पावर n बचा, ए इनवर्स बचा। यहाँ से ए रेज टू द पावर n बचा, ए इनवर्स बचा और x बचा, ये आइडेंटिटी हो गया। अब देखो a की पावर कितनी बन गई, n-1। यहाँ पे भी a की पावर कितनी बन गई, n-1 इंटू एक्स हो गया। इसका मतलब क्या है, ए रेज टू द पावर n-1 g के हर एलिमेंट x के साथ कोम्यूट कर रहा है। इसका मतलब किस में चला गया, सेंटर में चला गया। आपको यही प्रूव करना है। पहले उन दोनों फंक्शंस को इक्वल दिखाओ। अब जैसा कि f11 है तो इसका मतलब क्या है, इनके एलिमेंट्स इक्वल होंगे। फिर ए रेज टू द पावर n से कर दो प्री मल्टीप्लाई, ए इनवर्स से कर दो पोस्ट मल्टीप्लाई, और फिर एट लास्ट ये आ जाएगा, यानी ए रेज टू द पावर n-1 बिलोंग कर जाएगा ZG में। 21 एग्जाम्पल देखिए। अगर जो ZG है ये सेंटर है, ये हमें पता है, और G/Z साइक्लिक है, तो ये प्रूव करो G एबिलियन होगा। अगर G/Z साइक्लिक है तो आपको G को एबिलियन प्रूव करना है। अब ये तो आपको पता है कैसे एबिलियन प्रूव करते हैं, यानी G के आपने A और B दो एलिमेंट लेने हैं, आपने ये प्रूव करना है कि AB इक्वल टू BA, है ना। अब उसके लिए देखो हमें कहीं ना कहीं इसको तो यूज़ करना पड़ेगा ना। अब पहली बात तो ये साइक्लिक है तो इसका कोई ना कोई जनरेटर होगा, हमने मान लिया ZG। इसमें किस टाइप के एलिमेंट होते हैं क्वेश्चन ग्रुप में, ये क्या होता है, Z के राइट कोसेट्स का सेट होता है ना, जो नीचे वाला होता है ना, G/Z है, तो Z के जितने भी राइट कोसेट्स होंगे ना उनका सेट होता है क्वेश्चन ग्रुप। और इसके राइट कोसेट्स मतलब Z एज इट इज़ और राइट में G का कोई एलिमेंट, तो ZG टाइप के एलिमेंट्स होंगे सारे। अब जैसा कि साइक्लिक है तो इसका कोई ना कोई जनरेटर होगा, हमने ZG मान लिया इसका जनरेटर है, जहाँ पे G किस में होगा, ZG में होगा, ये तो आपको पता है। अब आपने A और B अगर G से कोई दो एलिमेंट्स ले लिए, तो अगर A G में है तो ZA क्या बन गया, Z का राइट कोसेट, तो वो तो इसमें जाएगा ही जाएगा। अब लेकिन ZG ये क्या है, इसका जनरेटर। इसका मतलब जो ZA बना है ना उसको हम इसकी कोई ना कोई पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ZA कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है और इसका जनरेटर है कौन, ZG। सो ZA इक्वल टू ZG रेज टू द पावर n हो जाएगा। अब Z तो बाहर निकाल लो और G की पावर n हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इसने बोला भी हुआ है, क्योंकि ये नॉर्मल सब ग्रुप है G का। ये कब डिफाइन होता है क्वेश्चन ग्रुप, जब नीचे वाला ऊपर वाले का क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो। अब नॉर्मल सब ग्रुप है, इसका मतलब ZX इंटू ZY करोगे ना आप, तो क्या आएगा, ZXY आएगा। ये वही तो है, n टाइम्स मल्टीप्लाई है इसकी। देखो जो ZG रेज टू द पावर n है, इसको हम ZG इंटू ZG इंटू ZG n टाइम्स लिख सकते हैं। अब जैसा कि नॉर्मल सब ग्रुप है, अभी हमने क्या देखा कि ZX इंटू ZY करोगे तो ZXY के इक्वल आएगा। तो इसका मतलब ZG इंटू ZG क्या आएगा, Z इंटू G, है ना। ऐसे ही फिर Z इंटू G आ गया, उसकी ZG के साथ करोगे तो क्या आएगा, Z इंटू G। ऐसे ही n टाइम्स करोगे ना तो Z तो सिर्फ एक ही बार आएगा, G आ जाएगा n टाइम्स। सो क्या बन गया, Z इंटू G रेज टू द पावर n बच गया। इसलिए इसने ये लिखा है कि ये दोनों इक्वल है। अब ये इसके इक्वल आ गया। अब A किस में होगा, ZA में होगा ही होगा, है ना। जो ये ZA क्या है, Z का राइट कोसेट है। अब A तो एलिमेंट इसमें होगा ही होगा हमेशा ही, और ZA है किसके इक्वल, इसके इक्वल है। तो इसका मतलब A अगर इसमें है, राइट वाले लेफ्ट वाले में है, तो राइट वाले में भी होगा, यानी A किस में होगा, Z इंटू G रेज टू द पावर n में होगा। और इस सेट में होगा तो इस टाइप के किसी एलिमेंट की फॉर्म में लिखा भी जाएगा, यानी A को आप लिख सकते हो Z1 इंटू G रेज टू द पावर n, जहाँ Z1 Z में से है।
अब जैसे हमने बी को इसका एलिमेंट कोई माना, ए को मानना, ऐसे बी को मान लो। यहाँ Z1 है, वहाँ Z2 मान लेना। यहाँ जी की पावर n है, उस वहाँ पे j की पावर m मान लेना। ठीक है ना। यहाँ तक का काम थोड़ा सा आपको सोचने समझने का है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, a इंटू बी करना है, वो उसकी वैल्यू निकालनी है। b इंटू ए करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है। दोनों सेम आ जाएंगी। और ए और बी थे किसके, जी के एलिमेंट्स थे, तो इसका मतलब जी कैसा है, एबिलियन ग्रुप है। अब a इंटू बी करोगे, ए की वैल्यू रख दो ये वाली, बी की वैल्यू रख दो ये वाली, खोल लिया, ब्रैकेट खोली, इनको साथ साथ लिख लिया। Z1 Z2 जी की पावर n प्लस एम हो गया। ऐसे ही ये हो गया Z2 Z1 जी रेज़ टू द पावर m प्लस n हो गया। लेकिन जो Z1 और Z2 है ये क्या है, Z में से है, यानी इंटीजर है। तो इंटीजर में Z2 इंटू Z1 कर लो या Z1 इंटू Z2 कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसकी जगह आप लिख दोगे Z1 इंटू Z2 इंटू ये पावर। तो ए बी किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया ना। सो ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो जी कैसा हो गया, एबिलियन। 22 क्वेश्चन, अगर ये एबिलियन ग्रुप नहीं है तो ये शो करो कि जी का ऑर्डर पी क्यूब के इक्वल होगा। ठीक है, जी क्या है, कोई नॉन एबिलियन ग्रुप है। ठीक है, तो उसका ऑर्डर हमेशा पी क्यूब की फॉर्म में होगा, हमेशा ही। देखो सॉरी, ये तो इसमें दिया हुआ है कि अगर ये नॉन एबिलियन ग्रुप है, इसका ऑर्डर पी क्यूब है, तो उसके सेंटर का ऑर्डर पी होगा। यानी जी का ऑर्डर अगर 27 है तो सेंटर का ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। लेकिन ये चीज़ कब होल्ड करेगी, अगर जी कैसा है, एक नॉन एबिलियन ग्रुप है तो पहला काम आप यही करोगे कि ऑर्डर ऑफ जी को पी क्यूब मान के चलोगे, जहाँ पे पी एक प्राइम नंबर है। ये तो इन्होंने पूरा का पूरा दिया हुआ है, हमने एज इट इज़ इसको लिख लिया। अब आपको ये शो करना है कि जो इसका ऑर्डर है ना वो पी होगा। अब एक बात बिल्कुल ध्यान से सुनना, पहली बात तो इसमें ये आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है ना, तो इसका ऑर्डर 1 से तो बड़ा है, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन ZG इज़ अ सब ग्रुप ऑफ G। ZG हमेशा जो सेंटर होता है वो उस ग्रुप का हमेशा एक सब ग्रुप होता है। अब ये आपको पता है लेग्रांजेस थ्योरम से कि जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। यानी इसका ऑर्डर इसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा, यानी इसका ऑर्डर किसको डिवाइड करेगा, पी क्यूब को, क्योंकि इसका ऑर्डर पी क्यूब है। यानी इसका ऑर्डर इसको डिवाइड करेगा। अब एक बात बताओ, पी एक प्राइम नंबर है, तो ये इसको डिवाइड करे तो इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पी हो सकता है, पी स्क्वायर हो सकता है, पी क्यूब हो सकता है। एक 1 भी हो सकता था, लेकिन 1 नहीं है क्योंकि इस आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है सेंटर। तो इसका ऑर्डर जो है 1 नहीं हो सकता, 1 से बड़ा ही होगा हमेशा। सो 3 पॉसिबिलिटी हैं, या तो जो इसका ऑर्डर है वो पी हो सकता है, पी स्क्वायर हो सकता है, या पी क्यूब हो सकता है। हमें प्रूव करना है कि पी के इक्वल होगा, तो हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर मान के चलेंगे, कुछ ना कुछ करके कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे। पी क्यूब मान के चलेंगे, इसका ऑर्डर कुछ ना कुछ करके कॉन्ट्राडिक्शन दिखा देंगे। तो लास्ट में सिर्फ यही बचा कि इसका ऑर्डर कौन हो सकता है, पी हो सकता है। देखो पहले हम इसका ऑर्डर पी क्यूब मान के चलेंगे। अब जो सेंटर है उसका ऑर्डर अगर पी क्यूब है और जो आपका ग्रुप था उसका ऑर्डर भी पी क्यूब था, तो इसका मतलब इसका और इसका दोनों का ऑर्डर सेम आ गया। अब दो का ऑर्डर अगर सेम आ गया तो वो दोनों भी इक्वल आएंगे। लेकिन ZG इक्वल टू जी, ये आपने रिजल्ट किया था कि अगर कहीं ZG इक्वल टू जी आ जाए, यानी वो ग्रुप और उसका सेंटर दोनों ही सेम आ जाए, तो जी हमेशा एबिलियन ग्रुप बनता है। क्यों, क्योंकि ये एक एबिलियन ग्रुप है और ये इसके बिल्कुल इक्वल है, तो ये भी तो एबिलियन होगा ना। ये एबिलियन है, ये नॉन एबिलियन है, तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं। तो ये एबिलियन है तो इसलिए ये भी एबिलियन होगा। लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि जी कैसा था, नॉन एबिलियन था। तो इसका मतलब जब हम पी क्यूब मान के चले ना तो कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है। तो इसका जो सेंटर का जो ऑर्डर है वो पी क्यूब नहीं हो सकता, पी स्क्वायर की बात करते हैं। अगर इसका ऑर्डर पी स्क्वायर हो जाता है तो जी बाय जेड जी का ऑर्डर निकालो, जी बाय जेड जी का। ये क्वेश्चन ग्रुप बना लिया हमने। तो इसका ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ जेड जी, है ना। इन्हीं को अलग अलग कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ जेड जी। इसका ऑर्डर क्या था, पी क्यूब था। इसका ऑर्डर हमने क्या माना, पी स्क्वायर माना, क्या होगा पी, यानी इसका ऑर्डर क्या आ गया, पी आ गया। लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है। आपको ये पता है कि किसी भी ग्रुप का ऑर्डर अगर प्राइम हो जाता है ना तो वो जो ग्रुप है ना वो साइक्लिक हो जाता है, यानी ये कैसा बन गया, साइक्लिक बन गया। और अगर ये साइक्लिक हो गया तो जो ऊपर वाला है ना वो एबिलियन बन जाता है। ये रिजल्ट है कुछ पीछे वाले, ठीक है ना। प्राइम ऑर्डर का जो भी ग्रुप है वो साइक्लिक होता है, हाँ साइक्लिक होता है। और अगर कोई क्वेश्चन ग्रुप इस टाइप का Z
सॉरी जी और उसके नीचे उसी का सेंटर, अगर वो साइक्लिक आप उसको बोल रहे हो ना, तो जो जी है ना हमारा ग्रुप, वो हमेशा ही एबिलियन ग्रुप होगा। लेकिन इसने क्या बोला था अभी कि जी जो है वो नॉन एबिलियन ग्रुप है। यहाँ से क्या आ रहा है कि जी एबिलियन है, तो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब पी स्क्वायर भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची कि इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, पी है। सो इसके पास एग्जैक्टली पी एलिमेंट्स ही है। देखो ये वही चीज़ है, जो सेंटर है ना किसी नॉन एबिलियन ग्रुप का जिसका ऑर्डर 343 है, यानी वो जो ग्रुप है वो नॉन एबिलियन है, उस ग्रुप का ऑर्डर है 343। ये क्या है, 7 का क्यूब है। तो आपको ये प्रूव करना है उसके सेंटर में 7 एलिमेंट्स होंगे। तो ये वही चीज़ है। देखो इसने बिल्कुल वैसे ही किया, इसका ऑर्डर ये माना आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा, इसलिए 1 से बड़ा होगा। तो ये डिवाइड करेगा इसको लेग्रांजेस थ्योरम से, तो इसका ऑर्डर या तो 1 हो सकता है, या 7 हो सकता है, या स्क्वायर हो सकता है, या 7 का क्यूब हो सकता है। 1 हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ हमने ग्रेटर माना, क्यूब मानोगे तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, स्क्वायर मानोगे तो कॉन्ट्राडिक्शन आएगी। तो इसका मतलब सिर्फ इसका ऑर्डर 7 हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही किया है जैसे हमने पिछला एग्जाम्पल किया था, आप कर सकते हो ये। 24 में देखो, अगर ये सेंटर है ग्रुप जी का और ए सेंटर का कोई एलिमेंट है, सिंपल सी बात है, जेड जी अगर जी का सेंटर है और ए इसका कोई एलिमेंट है, तो आपको ये शो करना है कि जो साइक्लिक सब ग्रुप होगा ना जी का, जो कि ए से जनरेट हो रहा है, ए एलिमेंट हमने सेंटर से लिया और इस एक एलिमेंट से ही हमने एक साइक्लिक सब ग्रुप बना दिया। ये प्रूव करना है आपको कि जो वो साइक्लिक सब ग्रुप बना ना वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। अब एक बात बताओ, पहले से सेंटर की डेफिनेशन लिख दी, ऐसा ही होता है। सेंटर में वो सारे एलिमेंट्स आते हैं, वो सारे जेड आते हैं, सच दैट जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स जेड। अब आपने ए एलिमेंट लेना है सेंटर से, ठीक है, और एक ऐसा सब ग्रुप बनाना है जो ए से जनरेट हो रहा हो, यानी एच इज इक्वल टू ए से जो जनरेट होने वाला है, यानी ये साइक्लिक ग्रुप है जो ए से जनरेट हो रहा है। यहाँ तक हमने सिर्फ वही किया जो डेफिनेशन में हमें बोला गया है। अब अगर एच आप एच में से लेते हो, लेकिन एच के तो सारे एलिमेंट्स ए की पावर्स में होंगे क्योंकि ए से जनरेट हो रहा है, सो एच इज इक्वल टू सम ए रेज टू द पावर एन। अब नॉर्मल सब ग्रुप किसको दिखाना है, एच को। अब किसी भी इस सब ग्रुप को, आपको ग्रुप को, सब ग्रुप को, कुछ भी कह लो, किसी भी ग्रुप को आपने अगर नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है तो आप क्या दिखाते हो, एक्स इंटू इसका एलिमेंट इंटू एक्स इनवर्स, इसी के अंदर जाना चाहिए। सो एक्स इंटू एच इंटू एक्स इनवर्स, इसको हमें दिखाना है कि एच के अंदर होगा। तो सबसे पहली चीज़ देखो, एक्स एज इट इज़, एच की जगह मैंने ए की पावर एन रख दिया और एक्स इनवर्स। अब ये तो आपको पता है, हमने एक रिजल्ट भी किया था, आपको ध्यान हो तो, इसकी टोटल पावर जो एन है ना वो किसके इक्वल होती है, बी ए की पावर एन और बी इनवर्स की। यानी अगर आप ओपन करोगे ना तो बी और बी इनवर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ए की पावर एन हो जाएगी। सो इसको आप इस टाइप से लिख सकते हो। लेकिन ए जो है वो कहाँ से जा रहा है, कहाँ से है, सेंटर से। ए अगर इसमें बिलोंग करता है तो इसका मतलब ए इंटू एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स ए के इक्वल होगा ना, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करो आगे या पीछे सेम आएगा। सो ए एक्स इज इक्वल टू एक्स ए। सो एक्स ए इंटू एक्स इनवर्स की पावर एन किसके इक्वल हो जाएगी, ए एक्स एक्स इनवर्स और उसकी होल पावर एन। लेकिन एक्स इंटू एक्स इनवर्स क्या हो गया, आइडेंटिटी। सो क्या बच गया, ए की पावर एन, ठीक है। लेकिन ए की पावर में जो एलिमेंट लिखा जा रहा है, यानी ए की पावर एन, वो किस में जाएगा, एच में जाएगा। सो ये जो राइट हैंड साइड आएगी ना ए की पावर एन, अगर ये एच में है तो जो लेफ्ट हैंड साइड है जो इसके इक्वल है ये वाली, ये भी किस में गई, एच में गई ना। और ये एलिमेंट अगर एच में चला गया तो एच कैसा सब ग्रुप हो जाता है, जी का नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। 25 कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप की आपको डेफिनेशन पता है। कोई भी सब ग्रुप है उसको कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप कब कहते हो, अगर उस पर आपने टी ऑटोमॉर्फिज्म लगाई तो वो सबसेट हो जाए एच का, यानी टी ऑफ एच इज सबसेट ऑफ एच। देखो 25th एग्जाम्पल कहता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो सब ग्रुप है ना किसी ग्रुप का वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये आप शो करो, ठीक है। इज कन्वर्स ट्रू, क्या कन्वर्स ट्रू है, मतलब अगर कोई नॉर्मल सब ग्रुप है क्या ज़रूरी है वो हमेशा एक कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप होगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। उसके लिए हम एग्जांपल देंगे। सबसे पहले इसने यहाँ तक सिर्फ यही प्रूव किया है कि वो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है और ये प्रूव करना है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा। तो एच एक कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है तो इसका मतलब क्या होगा, टी ऑफ एच एच का सबसेट होगा। ए अगर जी का एलिमेंट ले लिया, एक्स अगर एच का एलिमेंट ले लिया, तो ध्यान देना एक्स
टी ए इनवर्स एच भी एच का सबसेट होगा ना, क्योंकि देखो टी ऑफ एच हमेशा ही एच का सबसेट होगा, टी कुछ भी ले लो। सो मैंने टी ए इनवर्स ले लिया, तो ये भी तो टी ए इनवर्स एच पे लगाऊंगी तो भी तो वो एच का सबसेट होगा ना। अब इसने कहा कि a इंटू एक्स इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस, क्योंकि इसको ओपन करो। ओपन कैसे करते हैं हम किसी भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म को? पहले इसका इन्वर्स, फिर ये वाला एलिमेंट, और फिर यही एज इट इज़। सो इसका इन्वर्स हो गया a, फिर ये एलिमेंट, और फिर यही एज इट इज़, यानी ये और ये इक्वल हैं। लेकिन ये तो बिलोंग करता ही है ना टी ए इनवर्स कैपिटल एच में, क्योंकि एक्स एच का एलिमेंट है। लेकिन ये वाली चीज़ एच का सबसेट है, तो ये वाली चीज़ किसका सबसेट हो गई? एच का। सो ये ना चाहते हुए भी किस में बिलोंग कर गया? एच में। तो इसका मतलब एच क्या बन गया? नॉर्मल सब ग्रुप। वही तो किया ना हमने, जे का एलिमेंट, पीछे जे का एलिमेंट का इन्वर्स, और बीच में एच का ही एक एलिमेंट। ये अगर एच में बिलोंग कर गया तो एच क्या हो गया? नॉर्मल सब ग्रुप हो गया। सो वही चीज़ है, एच कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है तो इसका सबसेट हो जाएगा। ये भी तो इसका सबसेट हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी तो क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप ही तो है ये। अब एक्स ए इंटू ए इनवर्स, ये इसके इक्वल होगा, लेकिन ये किस में है? टी ए इनवर्स एच में है, और ये किसका सबसेट है? एच का। तो ये किस में बिलोंग कर गया? एच में। एच क्या है? जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। क्या कन्वर्स ट्रू है? क्या उल्टा ट्रू है? नहीं। आप एक ऐसा ग्रुप मान लो जो नॉर्मल है लेकिन वो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप नहीं होगा, ये आपको दिखाना है। ग्रुप मान लिया आपने ई, ए, बी और ए बी, सिर्फ इसमें 4 ही एलिमेंट हैं, ध्यान देना। ई है, ए है, बी है और ए बी है। लेकिन कैसे है कि ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर तीनों के तीनों आइडेंटिटी हैं, और ए बी इक्वल टू बी ए है। ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखो अब ये एक एबेलियन ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर होगा 4। ऑर्डर 4 क्यों? कि इसमें 4 एलिमेंट है। एबेलियन ग्रुप क्यों होगा? किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा ही इक्वल आना है। यानी ए बी कर लो या बी ए कर लो, सेम आएगा। ए कर लो या ए ई कर लो, सेम आएगा। यानी कि इन चारों एलिमेंट्स में से किसी के साथ मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा ही कम्यूट करेंगे, तो इसका मतलब ये एबेलियन ग्रुप हो जाएगा। अब आपको क्या करना है? इसका एक सब ग्रुप लेके चलना है। इसका सब ग्रुप आपने मान लिया ई ए, इसमें 4 एलिमेंट थे, इसमें 2 हैं। अब जो इंडेक्स है एच का जे के अंदर, वो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ जे बाय ऑर्डर ऑफ एच। इंडेक्स का मतलब क्या होता है? एच के कितने डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स हैं जी के अंदर। कैसे निकालते हैं हम उसको? ऑर्डर ऑफ जी बाय ऑर्डर ऑफ एच, यानी ऊपर ग्रुप का ऑर्डर, नीचे सब ग्रुप का ऑर्डर। इसका ऑर्डर था 4, इसका ऑर्डर था 2, 2 आ गया ना। अब इंडेक्स 2 को इक्वल आया है, तो एच क्या होगा? हमेशा ही नॉर्मल सब ग्रुप होगा, ये आपको पता है। अगर इंडेक्स जो है वो 2 आ गया तो एच क्या होगा? नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा ना। यानी हमने नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव कर दिया। अब आपको ये प्रूव करना है कि वो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप नहीं होगा, यानी टी ऑफ ए नहीं, टी ऑफ एच आपको दिखाना है कि एच का सबसेट नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे? देखो टी जी से जी पे डिफाइन थी, पहले ही थी, और टी ऑफ ए बी के इक्वल आ रहा था, टी ऑफ बी ए के इक्वल आ रहा था। टी ऑफ ए बी के इक्वल आ रहा है, टी ऑफ ई ए के इक्वल आ रहा है। ये आपने मानना है यहाँ पे, ठीक है। ये मैं सोच रही थी पहले वाला नहीं, इसने अलग से डिफाइन किया है एक ऐसा टी जो खुद से खुद पे डिफाइंड है, यानी जी से जी पे ही डिफाइंड है। टी ऑफ ए बी आ रहा है, टी ऑफ बी ए आ रहा है, टी ऑफ ए बी आ रहा है, और टी ऑफ आइडेंटिटी आ रहा है। अब ऐसे डिफाइन की हुई जो टी है वो ऑटोमॉर्फिज्म तो होगी ही होगी, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म भी होगी, वन वन भी होगी, ओंटो भी होगी, और खुद से तो खुद पे डिफाइंड है ही है। इसका मतलब ये ऑटोमॉर्फिज्म है। लेकिन क्या ये इसका सबसेट है? इसका आपने कोई एलिमेंट उठा लिया टी ऑफ ए। अब टी ऑफ ए किसके इक्वल है? बी के इक्वल है ना। टी ऑफ ए आपने इसका कोई एलिमेंट उठा लिया ना टी ऑफ ए, लेकिन ये किसके इक्वल है? बी के इक्वल है। क्या बी एच का एलिमेंट है? नहीं, बी एच का एलिमेंट है ही नहीं। सो टी ऑफ एच इज नॉट सबसेट ऑफ एच। यानी आपने इसका कोई एलिमेंट उठाया, अगर ये इसका सबसेट होता तो इसमें भी वो बिलोंग करता ना ज़रूर। आपने इसे यहाँ से टी ऑफ ए उठाया, यानी वो जो इसका जो आंसर आएगा वो बी में, जो बी आया है वो एच में बिलोंग करना चाहिए अगर वो इसका सबसेट है तो। लेकिन इसमें बिलोंग कर ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है? ये इसका सबसेट नहीं है। इसने यही तो किया ना। देखो आपको ये प्रूव करना है कि टी ऑफ एच का सबसेट नहीं है। बी आपने टी ऑफ एच का कोई एलिमेंट लिया,
अब आपको ये दिखाना है कि ये इसका सबसेट नहीं है, तो इसके लिए आप क्या दिखाओगे कि आप बी इसमें से कोई एलिमेंट लेके चले लेकिन वो एच में नहीं गया। अब बी टी ऑफ एच में है तो बी किस टाइप का होगा, टी ऑफ ए टाइप का होगा। देखो सिंपल सी बात है, आपको दिखाना है कि इसका सबसेट नहीं है, तो इसका आपने कोई एलिमेंट लिया बी, अब क्या वो एलिमेंट इसमें है, नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। सिंपल सी बात है, इसका कोई एलिमेंट लिया, अगर इसका सबसेट होता तो इसमें जाता। सो बी आपने इसका एलिमेंट लिया, वो एच में नहीं गया, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट नहीं है। इसने एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रखी है कि बी इज इक्वल टू टी ऑफ ए, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है, बी इसमें से है तो किसी बी इक्वल टू टी रेज टू द पावर ए टाइप का ही होगा ना। ये रीज़न है उसे लिखने का। इससे ये प्रूव होता है कि वो नॉर्मल सब ग्रुप तो है लेकिन करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप नहीं है, तो रिवर्स ट्रू नहीं है। 26 एग्जाम्पल, ये आपने जी ग्रुप लिया, सेगली ग्रुप लिया है, ऑर्डर 4 है, इसका 4 है, 4 एलिमेंट है इसका दिख ही रहा है हमें, और एच आपने ये सब ग्रुप ले लिया। आपको ये दिखाना है कि करेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है जी का। पहले ना हम ऑर्डर की बात कर लेते हैं। जी क्या है, 4 एलिमेंट है ना इसके अंदर। अब आपको पता है इससे जो ऑटोमॉर्फिज्म बनेगी उसका ऑर्डर कैसे निकालोगे, फाई ऑफ एन से, ठीक है ना, आइलर फंक्शन से, फाई ऑफ एन से। अब फाई ऑफ एन, एन क्या है 4, तो फाई ऑफ 4 क्या होगा, 2 होगा ना, क्योंकि 4 से छोटे और जो उसके को प्राइम सिर्फ 3 ही है, एक तो 1 है और एक 3 है, तो इसका मतलब सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स आएंगे ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी में, एक तो होगा F1 और एक होगा F3। देखो जो ऑर्डर है ना ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जे का वो 2 होगा, को एक F1 होगा एक F3 होगा, इसने नाम इसको F2 दिया हुआ है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हो। अब अगर F1 H पे लगाओगे आप तो क्या होगा, H के हर एलिमेंट पे लगेगा, H के 2 ही एलिमेंट है, एक तो आइडेंटिटी है एक ए स्क्वायर है, सो F1 आइडेंटिटी और F1 लगा ए स्क्वायर के ऊपर। अब F1E आइडेंटिटी के ऊपर कोई भी फंक्शन लगाओ क्या आएगा, कोई भी फंक्शन नहीं, कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म लगाओ क्या आएगा, E, सो इसके एलिमेंट हो गए E, और इसके ऊपर जब आपने लगाया F1 तो वो भी क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया, तो ये किसकी इक्वल आ गया, H की। सिमिलरली आपने F2H निकाला, F2 आइडेंटिटी पे लगाया, F2 ए स्क्वायर पे लगाया, तो इसके इक्वल ही आएंगे ना हमेशा, सो ये H के इक्वल आ गया। अब ये H के इक्वल है, ये भी H के इक्वल है। हमें प्रूव क्या करना है कि कोई भी जो ऑटोमॉर्फिज्म है ना वो H पे लगाओ, वो H का सबसेट हो जाए, तो इक्वल ही है तो सबसेट भी तो है। सिमिलरली ये इसका इक्वल है तो सबसेट भी तो है, तो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप भी हो गया, ठीक है। लास्ट एंड 27th एग्जाम्पल, जी अबिलियन ग्रुप है। आपको ये शो करना है कि जो ये सेट दिया है ना इसने, यानी इस जी के ही वो सारे एक्स कि उनकी पावर आइडेंटिटी के इक्वल आती हो। आपको ये प्रूव करना है कि एच क्या है, कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप है। तो इसके लिए आप क्या प्रूव करोगे, देखो जैसे नॉर्मल सब ग्रुप में करते थे ना वैसे ही कुछ यहाँ करेंगे। नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करते हुए हम क्या करते थे, 3 स्टेप्स फॉलो करते थे। पहले दिखाते थे नॉन एम्प्टी, फिर दिखाते थे सब ग्रुप, और फिर दिखाते थे नॉर्मल सब ग्रुप। तो कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप में भी वही करेंगे, पहले नॉन एम्प्टी, फिर सब ग्रुप, और फिर कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। तो पहले तो नॉन एम्प्टी दिखा दो कि ई रेज़ टू दी पावर एन हमेशा ही ई की इक्वल होती है ना, तो इसका मतलब ई तो एच में जाएगा ही जाएगा, तो एच खाली तो बिल्कुल भी नहीं है, एम्प्टी तो बिल्कुल भी नहीं है। अब सब ग्रुप दिखाने के लिए आप क्या करोगे, एच को, एच के कोई 2 एलिमेंट उठाए एक्स और वाई, आपको ये प्रूव करना है कि एक्स वाई इनवर्स भी एच में होगा, तो एच क्या बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा जी का। अब एक्स और वाई एच में है तो एक्स की पावर एन आइडेंटिटी होगी और वाई की पावर एन भी आइडेंटिटी होगी। अब जैसा कि एक्स और वाई एच में है तो एक्स और वाई जी में भी तो है, क्योंकि एच जी का सबसेट है, सब ग्रुप है ना एच जी का, एच में है तो जी में भी है। अब वाई अगर उसमें है जी में तो वाई इन्वर्स भी जी में है, क्योंकि जी एक ग्रुप है। अब एक्स वाई इन्वर्स जी में है तो क्लोजर प्रॉपर्टी से एक्स वाई इन्वर्स भी जी में हो गया, तो हमने ये दिखा दिया कि एक्स वाई इन्वर्स जी में है। अब इसकी पावर एन लो, इसकी पावर अगर आपने एन ली इज इक्वल टू, खोल लो इसको, एक्स की पावर एन और वाई इन्वर्स की पावर एन हो गया, यानी एक्स की पावर एन और वाई की पावर माइनस एन हो गया। अब एन को अंदर ले आओ, यहाँ -1 अंदर था ना, यहाँ एन अंदर ले आओ, -1 को ले जाओ बाहर। अब वाई रेज टू द पावर एन क्या था, आइडेंटिटी था, एक्स रेज टू द पावर एन भी क्या था, आइडेंटिटी था। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जगह आपने आइडेंटिटी लिखा, इसकी जगह आपने आइडेंटिटी लिखा और इसका इन्वर्स हो गया, तो टोटली आइडेंटिटी आ गया, यानी इसकी पावर एन करने पे आइडेंटिटी की इक्वल आ रहा है। और ऐसे ऐसे एलिमेंट्स तो किस में जाते हैं, एच में, तो ये किस में बिलोंग कर गया, एक्स वाई इन्वर्स एच में, तो एच क्या बन गया, जी का सब ग्रुप बन गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको प्रूव करना है कैरेक्टरिस्टिक सब ग्रुप। उसके लिए क्या प्रूव करना है कि एफ ऑफ एच इज सबसेट ऑफ एच, एफ ऑफ एच सबसेट ऑफ एच प्रूव कर दो, या टी ऑफ एच सबसेट ऑफ एच प्रूव कर दो, वो हमारे ऊपर है। इन्होंने एफ माना हुआ है तो ऑटोमॉर्फिज्म आप टी भी मान सकते हो, ठीक है। तो आपको एफ ऑफ एच को एच के सबसेट प्रूव करना है अगर आप एफ मानते हो तो।
अब एक बात बताओ, एफ अगर एक ऑटोमॉर्फिज्म है तो एच की पावर एन करोगे वो तो आइडेंटिटी है ही, हमेशा ही आइडेंटिटी है वो तो, क्योंकि एच एच में है और एच के सारे एलिमेंट कैसे हैं कि उनकी पावर एन करो आइडेंटिटी की इक्वल आ जाए, तो एच की पावर एन भी तो आइडेंटिटी की इक्वल आएगी, तभी तो एच में गया है। सो एच की पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी, दोनों साइड फंक्शन एफ लगा दो। सो एफ ऑफ एच रेज टू द पावर एन इज इक्वल टू एफ ऑफ आइडेंटिटी। अब इसको, ये आपको पता है एफ एक ऑटोमॉर्फिज्म है यानी होमोमॉर्फिज्म भी तो है। अब उसकी पावर एन यानी एन की पावर को टोटली आप बाहर ले सकते हो। सो एफ ऑफ एच की होल पावर एन इज इक्वल टू आइडेंटिटी। एफ ऑफ ई क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। अगर एफ एक होमोमॉर्फिज्म हो तो ये आपको पता है, आइडेंटिटी के ऊपर एफ लगाओ आइडेंटिटी ही आ जाएगा, ठीक है। नहीं, जो एफ जिस पे डिफाइन होता है ना उसकी आइडेंटिटी आती है। फंक्शन लगता है लेफ्ट हैंड साइड वाले ग्रुप की आइडेंटिटी के ऊपर और आंसर आता है राइट हैंड साइड वाले ग्रुप की आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ तो एफ जो है वो जी से जी पे ही डिफाइंड है क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म है ना, तो इसलिए एफ ऑफ ई आइडेंटिटी के इक्वल आ रहा है। ये हम कर चुके हैं पहले। सो इसकी पावर एन आइडेंटिटी की इक्वल आ रही है और ऐसे ऐसे सारे एलिमेंट्स किस में जाते हैं, एच में जाते हैं। सो एफ ऑफ एच इज बिलोंगिंग टू एच फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू ऑटोमॉर्फिज्म, यानी आपने लिया एच किस में से, एच में से चला गया कौन, एफ ऑफ एच किस में चला गया, एच में चला गया। अब एफ ऑफ एच के सारे एलिमेंट्स किस में से लिए जाते हैं, एफ ऑफ कैपिटल एच में से। यानी एफ ऑफ एच को आपने कैपिटल एफ ऑफ कैपिटल एच में से लिया लेकिन वो चला गया एच के अंदर, तो इसका मतलब ये जिससे लिया था और जिसमें गया है ये वाला इसका सबसेट हो गया। सो एच इज कैरेक्टरिस्टिक सबग्रुप ऑफ जी, यही तो कंडीशन होती है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द एग्जाम्पल्स और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 और कल आपको दोनों वीडियोस मिल जाएंगी, रियल एनालिसिस की भी और ग्रुप्स एंड रिंग्स की भी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।